हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 8 की गणित में प्रश्नावली 3.1 पूरी हल करेंगे। और बच्चों, ये बहुत ही छोटी सी प्रश्नावली है, इसमें मात्र 2 ही क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, ये हमें आकृतियाँ दी हैं। अब हमें इनका वर्गीकरण करना है। तो आगे कहा गया है, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। सबसे पहले तो है साधारण वक्र। तो साधारण वक्र किसको कहते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। साधारण वक्र कोई भी आकृति है, उसको यदि हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं तो वो कहलाती है साधारण वक्र। अब जैसे कि ये वाली आकृति है, इसको यदि हम बिना पेन उठाए बनाए, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया ऐसे बनाते हुए, यहाँ से आए यहाँ और यहाँ बंद कर दी। तो देखिए, बिना पेन उठाए मैंने ये बना दी, तो ये वाली आकृति कैसी हो जाएगी, साधारण वक्र में आ जाएगी। तो हम इसका आंसर लिखेंगे ए भाग में आ जाएगा। आकृति 1। अब सेकंड जो आकृति है, इसको भी देख लेते हैं। ये मैंने ऐसे बिना पेन उठाए बना दी, मात्र 4 भुजाएं हैं, तो ये नंबर 2 की भी आकृति आ जाएगी। फिर नंबर 3 की आकृति। अब देखिए, इसको हम अंदर का गोला तो सीधा सीधा बना देंगे, लेकिन यदि हम बाहर का गोला बनाना है तो फिर हमें पेन को उठाना पड़ेगा, कहीं से ये टच तो है नहीं, तो ये नंबर 3 की आकृति इसमें नहीं आ सकती। फिर नंबर 4 की आकृति, इसमें देखिए स्टार, आप लोगों ने स्टार कभी कभी बनाया होगा। तो क्या होता है, स्टार को हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं। लेकिन अब इसमें ये जो भुजाएं हैं, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसलिए ये कैसी साधारण आकृति में नहीं आएगी, साधारण वक्र में नहीं आएगी। फिर नंबर 5 पे जो आकृति दी गई है, इसको देखिए, यहाँ से पेन मैंने रखा और इसको सीधा यहाँ तक लाए, फिर यहीं से हम इसको ट्विस्ट करके यहाँ बना सकते हैं। तो नंबर 5 की जो आकृति है, ये साधारण वक्र में आएगी। फिर नंबर 6 पे ये देखिए, इसको भी बनाना बहुत आसान है, इस तरह से बिना पेन उठाए ही बन गई है, तो नंबर 6 की आकृति भी इसके अंतर्गत आ जाएगी। अब नंबर 7 पे जो आकृति है, ये देखिए, यहाँ से ये पूरी जुड़ी हुई है, कहीं से भी ये खुली नहीं है, तो इसको हम बिना पेन उठाए बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो ये जो नंबर 7 की आकृति है, ये भी साधारण वक्र में आएगी। फिर नंबर 8 पे है, ये देखिए, एक्चुअली में एक आकृति नहीं है, इसमें 3 आकृतियाँ दी गई हैं। यदि हम ये डंडा खींचें, यहाँ से ये गोला बनाएं, तो इतना भाग तो बन गया। अब दूसरा भाग बनाने के लिए हमें पेन उठाना पड़ेगा, या ऊपर का भाग यदि हम ऐसा बना के लाएं तो नीचे का भाग बनाने के लिए पेन उठाना पड़ेगा। तो ये नंबर 8 की आकृति साधारण वक्र में नहीं आएगी। इसके बाद हमसे कहा गया है साधारण बंद वक्र। तो जितनी आकृति हैं पहले साधारण वक्र में, उसी में से आएंगे साधारण बंद वक्र में। बंद वक्र अर्थात पूरी बंद होनी चाहिए आकृति, कहीं से कोई खुली नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कि ये आकृति नंबर 3 की, ये देखिए खुली हुई है, ये बंद तो है, लेकिन यहाँ पे इसमें होल है, इतनी पोल है ना जाने के लिए। तो नंबर 1 की आकृति है, ये साधारण वक्र है और ये पूरी की पूरी बंद है, तो नंबर 1 की इसमें आ जाएगी। फिर नंबर 2 पे ये भी साधारण वक्र है और पूरी की पूरी बंद है, साधारण बंद वक्र, तो नंबर 2 की भी इसमें आ जाएगी। फिर नंबर 3 की तो इसमें आ ही नहीं सकती, क्योंकि एक तो साधारण वक्र ये है ही नहीं, तो बंद वक्र कैसे हो जाएगा। नंबर 4 भी ये नहीं आ सकती, क्योंकि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, बीच में से कट रही हैं लाइन। नंबर 5 की बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि ये साधारण वक्र तो है ही और साथ में ये बंद है, कहीं से इसमें अंदर जाने की जगह नहीं है, तो नंबर 5 की भी इसमें आ जाएगी। फिर है नंबर 6, तो देखिए, ये भी साधारण वक्र तो है और साथ में ये पूरी बंद है, तो नंबर 6 की आकृति भी इसमें आ जाएगी। सॉरी, ये थी नंबर 6 की। तो ये देखिए, कहीं से भी इसमें होल नहीं है जाने के लिए, तो नंबर 6 की भी आ जाएगी। नंबर 7 की भी इसी में आ जाएगी, और नंबर 8 की तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये जब साधारण वक्र ही नहीं है तो बंद वक्र कैसे हो जाएगा। अब करते हैं इसका सी पार्ट। इसमें हमसे कहा गया है बहुभुज। तो सबसे पहले तो आपको बहुभुज पता होना चाहिए कि बहुभुज किसे कहते हैं। तो बहुभुज
यदि इसको हम तोड़ें थोड़ा सा, आप हिंदी में इसको देखें, तो बहुभुज को हम क्या लिख सकते हैं, बहु प्लस भुज, हम ऐसा लिख सकते हैं इसको। बहु यानी बहुत सारी और भुज यानी भुजाएं। तो जब बहुत सारी भुजाएं होती हैं, बहुत सारी भुजाओं से मिलकर जो बंद आकृति बनती है, अब बहुत सारी भुजाएं देखिए, ऐसी ऐसी चाहे जितने ले लीजिए, ऐसी कोई भी आकृति ले लीजिए, तो ये बहुभुज नहीं कहलाएगी, बंद आकृति होनी चाहिए। जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया, तो इसमें 3 भुजाएं हैं और 3 भुजाओं से मिलकर ये ट्राइंगल बना है। एक हमने चतुर्भुज बना लिया, तो ये भी हो जाएगी बहुभुज। पंचभुज बना सकते हैं। तो 3 या 3 से अधिक जो जिसमें भुजाएं हों और बंद भुजाएं हों, ऐसी आकृति, तो वो कहलाती है बहुभुज। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं कौन कौन सी आती हैं। देखिए, सबसे पहले तो फर्स्ट वाली आई जाएगी इसमें, फिर सेकंड वाली भी आ जाएगी इसमें। क्यों आएगी, क्योंकि ये देखिए एक तरह का ये चतुर्भुज है पतंग शेप का। अब थर्ड वाली तो नहीं आ सकती क्योंकि ये बंद आकृति नहीं, इसमें बीच में से जाने की जगह है। फोर्थ वाली भी नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पर रेखाएं जो है प्रतिच्छेद कर रही हैं। फिफ्थ वाली, ये देखिए भुजाएं होनी चाहिए और ये कैसा है, ये कर्व है, ये भुजाएं नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकती। फिर सिक्स्थ वाली, इसमें 2 लाइन तो है ये सीधी सीधी, पर यहाँ से ये कैसी है, वक्र वाली आकृति है, कर्व वाली आकृति है, तो ये बहुभुज में नहीं आएगी। फिर ये देखिए, इसमें 2 लाइन तो है सीधी रेखाएं, 2 भुजाएं, लेकिन यहाँ से ये गोल सर्कल है, तो इसलिए ये भी बहुभुज में नहीं आएगा। और ये तो बहुभुज में आ ही नहीं सकता क्योंकि इसमें ये 2 सर्कल है और एक सीधा डंडा है, तो इसलिए बहुभुज में केवल 2 आकृतियाँ आएंगी, फर्स्ट और सेकंड। अब इसके बाद है उत्तल बहुभुज। तो उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं, उत्तल अर्थात उभरा हुआ, बाहर की ओर निकला हुआ। तो ऐसी आकृति जिसके अंदर सभी कोण कम से कम 180 अंश से कम के हों। 180 अंश आप लोग जानते हैं, ये जो सीधी लाइन होती है ना, इस पे जो कोण बनते हैं ये कहलाते हैं 180 अंश के कोण। अब उत्तल बहुभुज है तो कोई भी जो आकृति है उसमें 180 अंश से कम के कोण होंगे। जैसे कि इसमें फर्स्ट जो आकृति है, इसमें ये वाला कोण 180 अंश से कम का है, ये भी 180 अंश से कम का है, ये भी कम का है और ये भी कम का है। लेकिन यदि आप इस कोण को नापें तो ये 180 अंश से ज़्यादा का है, तो फर्स्ट वाली इसमें नहीं आएगी उत्तल बहुभुज में, ये अवतल बहुभुज में आ सकती है। अभी मैं अवतल की भी आपको परिभाषा बताऊंगी। फिर ये सेकंड वाली आकृति है, इसमें ये देखिए जो चारों कोण हैं ये 180 अंश, इनका योग नहीं करना है, सिंगल सिंगल यदि इनको हम नापें तो 180 अंश से कम के आएंगे, इसलिए ये जो आकृति है ये उत्तल बहुभुज में आएगी, सेकंड वाली। फिर देखते हैं थर्ड वाली, तो ये तो बहुभुज है ही नहीं, तो उत्तल और अवतल का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर इसमें से कोई भी आकृतियां जो बहुभुज में नहीं है तो वो उत्तल या अवतल बहुभुज में भी नहीं आएंगी। इसके बाद हम देखते हैं इसका ई पार्ट, ये है अवतल बहुभुज। तो देखिए जो आकृतियां बहुभुज में हैं 1 और 2, केवल हमें इन्हीं का ऑब्जर्वेशन करना है। अब अवतल बहुभुज कैसे कहते हैं, जिस आकृति में कोई ना कोई एक कोण 180 अंश से अधिक का हो। तो क्लियर दिख रहा है, केवल जो फर्स्ट वाले नंबर पे है इसमें 180 अंश से अधिक का कोण, बाकी इसमें तो है नहीं 180 अंश से अधिक का, और इन सब में तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो इसमें आएगा केवल फर्स्ट पार्ट, ये अवतल बहुभुज। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 1 हल हुआ। और बच्चों आप लोग बताइए, आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और फर्स्ट पार्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसी का हम सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें हमसे कहा गया है समबहुभुज क्या है। अभी हमने बहुभुज पढ़ा इसके पहले ऊपर, तो बहुभुज तो आपको पता है क्या होता है। अब समबहुभुज, तो कहा है हमसे समबहुभुज क्या है, एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हों, 4 भुजाएं हों और 6 भुजाएं हों। तो समबहुभुज क्या है, इसकी हमें परिभाषा लिखनी है।
तो हम इसकी परिभाषा ही आपको बता देते हैं। जिस बहुभुज की सभी भुजाएं व कोण बराबर हो समबहुभुज कहलाता है। सम अर्थात समान, और बहुभुज की तो मैंने आपको समझाई है। तो हम लिखेंगे जिस बहुभुज की सभी भुजाएं व कोण बराबर हो समबहुभुज कहलाता है। अब देखिए, इसकी हमसे परिभाषा पूछी गई है तो हमने इसकी परिभाषा लिख दी। अब इसके आगे इस प्रश्न में 2 भाग हैं, तो दूसरे भाग के 3 पार्ट और हैं। समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हों। तो 3 भुजाओं वाला समबहुभुज क्या कहलाता है? देखिए, हमने कोणों के प्रकार पढ़े हैं भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर। सॉरी, त्रिभुज के प्रकार पढ़े हैं भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर। तो जो हमने भुजाओं के आधार पर पढ़े हैं उसमें असमान भुजाओं वाला होता है, समान भुजाओं वाला होता है ना। तो जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, एक तो हमने पढ़ा है 2 भुजाएं समान हो तो समद्विबाहु, और एक हमने पढ़ा है विषमबाहु जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो, और जिसकी तीनों भुजाएं समान हो वो कहलाता है समबाहु त्रिभुज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 भुजाएं, तो ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। और साथ ही साथ हम इसकी आकृति भी बना देते हैं। अब देखिए, इसमें जब 3 भुजाएं बराबर होती हैं तो फिर इसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं। तीनों कोण बराबर होने का मतलब प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। तो 60 अंश के ये हमने कोण भी शो कर दिए। आप लोग ये वीडियो देखते समय बच्चों स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लें तो अच्छे समझ में आएगा। फिर इसका सेकंड पार्ट है, इसमें हमसे कहा गया है 4 भुजाएं हों। अब 4 भुजाओं वाला क्या हो सकता है? भुजाओं के आधार पर 4 भुजाएं हैं तो होते हैं चतुर्भुज। अब चतुर्भुज में हमने कितने सारे प्रकार पढ़े हैं, है ना। तो जिसकी चारों भुजाएं समान हो। अब जो हमने आयत पढ़ा है उसके देखिए केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो ये आयत कहलाता है। और भी हमने पढ़ा है चक्रीय चतुर्भुज पढ़ा है, और भी बहुत सारे प्रकार पढ़े हैं। लेकिन जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। और एक हमने समचतुर्भुज भी पढ़ा है, उसकी भी चारों भुजाएं समान होती हैं, लेकिन फिर उसके चारों कोण समान नहीं होते। तो वर्ग जो है इसके चारों कोण भी समान होते हैं और चारों भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो हम लिखेंगे वर्ग। जो वर्ग का हम शेप बना रहे हैं ये ऐसा बनेगा, और यहाँ पर हम 90 अंश के कोण भी शो कर देंगे। फिर इसके बाद नंबर 3 पर 6 भुजाएं हों। तो 6 भुजाओं वाला क्या कौन सी आकृति होती है? षटभुज होती है। अब 6 की 6 भुजाएं समान हैं तो ये हो जाएगा सम षटभुज या सम षड्भुज। सम षड्भुज इसको हम कैसे बनाएंगे? ये देखिए, ये दोनों भुजाएं बराबर बना दी, यहाँ की भी दोनों भुजाएं बराबर बना दी, और यहाँ की भी दोनों भुजाएं बराबर बना दी। तो ये कहलाता है सम षड्भुज। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 1 और 2 हल हुए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और आप बताइए बच्चों ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।